नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश की बेहद खास पेशकश कल की तैयारी में हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शो दरअसल आपका शो है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों से जुड़ा होता है। इसके साथ ही अलग अलग पहलुओं पर हम खास चर्चा भी करते हैं। लेकिन शो में अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजना है। जब भी आप सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर लिखिए। इसके साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो हमारे ट्विटर और फेसबुक का पेजेस पर जाइए और यहां पर जाकर आप #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल भेजिए। और जब भी सवाल भेजिए तो यहां भी याद रखिए कि आपको अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखना है। आज के शो में आखिर कौन से खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपकी विशेष तैयारी कराएंगे, परिचय आपका मैं करा दूं। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे रोहन मेहता टर्टल वेल्थ से। बहुत बहुत स्वागत रोहन जी। इसके साथ ही किरण जानी हमारे साथ होंगे जैनम ब्रोकिंग से। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। जी हां, आज के बाजार में एक्शन कैसा रहा, किन शेयरों में दिखी तेजी, किन शेयरों में रही गिरावट, पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी प्रियंका। प्रियंका, आज जिस मार्केट को हम देख रहे हैं उस मार्केट में एक फैक्टर बहुत हावी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका जिक्र आज दिन भर रहा, कह सकते हैं न्यूज मेकर ऑफ द डे। फिर भी बताएं बाजार का ब्यौरा आखिर कहता क्या है, निचोड़ क्या निकला आज पूरे दिन के बिल्कुल, देखिए आज पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट कहना चाहिए रिलायंस ने जो किया है, क्योंकि अगर आप रिलायंस की इस चाल को हटा देते तो शायद निफ्टी भी वीक होता। लेकिन रिलायंस ने जो आज आपको 3-3.5% की तेजी दी, और वो भी आपको याद नहीं होगा पिछले 3 महीने में एक ऐसे सिंगल इंट्राडे आपको गेंस मिले हैं। और वो इस बात से बाजार एक्साइटेड हुआ कि जियो फाइनेंशियल सिस्टम की लिस्टिंग 20 जुलाई को होने वाली है। अनाउंसमेंट पिछले हफ्ते ही आ गई थी कि मर्जर हो गया, लेकिन जब ये रिकॉर्ड डेट आई उससे बाजार को बड़ी तेजी मिली। तो दूसरे बड़े और अपडेट्स क्या रहे आज बाजार में? बड़ी मूव तो आपको रिलायंस की चाल से बिल्कुल देखने को मिली। 3% की 3.5% की तेजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा। और जो आज ओवरऑल आप बाजार का सेटअप देखें तो थोड़ी सी नरमी थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स 2-2.5 पॉइंट्स बैंक निफ्टी चल चुका है। बैंक्स अब भी थोड़े से साइडवेज मूव दिखा रहे हैं। किसी दिन प्राइवेट बैंक्स आपको तेज दिखते हैं, कभी पब्लिक सेक्टर बैंक से कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सॉफ्टनेस थी। बड़ी जो मूव थी वो रिलायंस की थी और मेटल्स से सपोर्ट किया। ये 2 सेक्टर थे ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जब से इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो बना हुआ है ग्लोबली बाजारों में, तो सबसे ज्यादा जो पिटे स्पेसेस हैं वो आईटी और मेटल ही थे। आईटी थोड़ा नर्वस जरूर थे बिकॉज ऑफ अर्निंग्स शुरू हो रही है इस हफ्ते, और मेटल के लिए अब थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह की बात की जा रही है क्योंकि अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट का प्रेशर कम हो गया है, ग्रोथ को इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं मिल रहा, तो ये स्पेसेस वापस आ रहे हैं। सो बाजार में आज प्रोमिनेंटली दिखा क्या? रिलायंस की मूव दिखाई दी, मेटल्स चमकते हुए दिखाई दिए। आईटी स्पेस आज आपको नर्वस दिखा बिफोर द नंबर्स। 12 तारीख से नंबर शुरू हो जाएंगे। एचसीएल और विप्रो के नंबर्स हैं, एचसीएल और टीसीएस के नंबर्स हैं, उसके बाद फिर विप्रो के नंबर्स हैं। एफएमसीजी पैक जहां अच्छी खासी मूव पिछले हफ्ते भी देखने को मिली, वहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो ओवरऑल बड़ी गेन्स एनर्जी पैक से, यानी निफ्टी में रिलायंस से, और मिड कैप में जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक से देखने को मिली। लेकिन कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स थे, मिड कैप स्मॉल कैप ने आज अंडर परफॉर्म किया। लार्ज कैप में ही एक्शन था बिकॉज ऑफ रिलायंस, लेकिन जो फाइनेंस हो, बैंक्स हो, वहां से थोड़ी सी लगाट मूव थी, लेकिन लास्ट आवर में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। बाजार एक्चुअली अपने गेंस को छोड़ भी नहीं रहा है और बड़ी कोई करेक्शन भी नहीं आ रही है। तो डिप्स आती हैं तो डिप्स को बाय भी किया जाता है, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स आज के प्रोमिनेंटली थे, कुछ स्टॉक्स थे जो बिल्कुल 52 वीक हाई पे थे। मस्गांव डॉक जैसे स्टॉक्स देखे, टायर स्टॉक्स में सीएट जैसे स्टॉक्स देखे, वहां पर आपको अच्छी खासी वन साइडेड मूव देखने को मिली है। इनफैक्ट तेजी ऑल टाइम हाई पे आपको मस्गांव डॉक जैसे, रेमंड जैसे स्टॉक्स देखने को मिले, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स, बजाज ऑटो 4900 के पार हुआ। सो ओवरऑल स्पेसिफिक एक्शन कुछ स्पेसेस से ही देखने को मिला। इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज जरूर दिखाई दे रहा है, और शायद जब तक वेडनेसडे को यूएस से सीपीआई का फिगर आना है तब तक बाजार शायद थोड़ी सी डायरेक्शन को ढूंढने में फाइट कर सकता है। आपको इंडेक्स ऑप्शन के भी डेटा से यही दिख रहा था जो शुक्रवार को बड़ी फिगर आई थी। बिल्कुल, तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा, जहां पर हमारी सहयोगी प्रियंका ने आपको बताया कि आखिर आज बाजार का पूरा एक्शन क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रियंका आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं, जरा मार्केट पर उनका भी रुझान जान लेते हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। रोहन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपका नजरिया क्या कहता है?
या मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है, जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पर द पार्टिसिपेशन ऑफ इक्विटी स्पेसिफिकली सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। आज बिकॉज वी रन अ फंड हाउस ऑफ 100 मिलियन, तो रिडेम्पशंस आर मोर इन अ क्वेश्चन कि मार्केट यहाँ से टूट जाएगा, ज्यादा डर लग रहा है रेदर देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आप मार्केट डायनामिक्स की बात करो तो बहुत सारे अभी भी लार्ज कैप स्टॉक्स है जो कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहे हैं, कंपनीज लाइक रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, भारती, आई कैन नेम अ फ्यू ऑफ देम। सो वी आर वेरी वेरी बुलिश। यहाँ से 1-2% करेक्शन आ सकता है, वो अलग चीज हो गई, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में है। जो लेवल पे निवेश आ रहा है पूरे डायनामिक्स में, वो बहुत बढ़िया आ रहा है और वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा लेवल का है। सो ऑन एन एवरेज वेरी पॉजिटिव, बट यस, सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही होगा, सिलेक्टिव सेक्टर्स में ही होगा। एटलीस्ट एक चीज श्योर है कि जो लास्ट तेजी में सेक्टर्स चले हैं उसमें शायद इतना पैसा नहीं मिले जितना नए सेक्टर्स चल में पैसा बन सकेगा। ठीक है, तो ये खास नजरिया हमारे खास एक्सपर्ट का। किरण जानी जी भी हमारे साथ है। किरण जी, आप बताएं कहाँ रखनी होगी नजर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक से ही मार्केट के अंदर एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेशन स्टार्ट हुए है। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स अगर आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से एंड जो डेली चार्ट्स है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिस तरह से दोनों इंडाइसिस के मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे थे। कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स के भी जो इंडिकेटर्स है वो ओवरबॉट जोन के अंदर थे। साथ ही साथ लास्ट वीक में हमने देखा था कि जो ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी है उसकी जो पीसीआर रेशियो थे वो भी 1.5 1.6 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, जो एक ओवरबॉट जोन माना जाता है। तो वहां से एक हेल्दी करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के आप डेली चार्ट देखते हो तो मल्टीपल गैप्स क्रिएटेड है, वो गैप्स फील हो सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये जो प्रॉफिट बुकिंग सेशन है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 19,300 एक अहम लेवल है। जब तक 19,300 होल्ड है तब तक चांसेस है कि हम 19,300 19,500 के रेंज में ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारा जो आउटलुक है वो कॉशियस है, या तो प्रॉफिट बुकिंग का है। जब भी हमें चांस मिलेगा ऊपर में 19,400 से 450 के बीच में, वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट। नीचे में जिस तरह के चार्ट्स हमें दिख रहे हैं, एक बार 19,100 से 19,200 के बीच में लेवल्स आना चाहिए। 19,100 200 एक अगेन लेवल है जहां पे आप मार्केट में अगेन री एंट्री कर सकते हो। एक्यूमुलेशन जोन है, वहां पे हमें री एंट्री करना चाहिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 45,000 एक मेक और ब्रेक लेवल है। लेकिन आज हमने देखा कि 45,000 45,100 200 इवन 400 तक सभी स्ट्राइक में 1 लाख प्लस का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है। चांसेस है बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 44,500 44,600 वहां तक का एक प्रॉफिट बुकिंग मूव कंटिन्यू रह सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी कोई भी अगर हमें अपसाइड लेवल मिलते हैं 45,000 से 45,200 के बीच में, वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट। और नीचे में कहीं ना कहीं 44,500 तक मार्केट आ सकता है, वहां पे हम वापस बाइंग के लिए री एंट्री ढूंढेंगे। तो एज ऑफ नाउ दोनों इंडेक्सेस में सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। निफ्टी के अंदर 19,100 से 200 बाइंग जोन रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर 44,400 500 के बीच में बाइंग जोन रहेगा। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर नज़र रखिए। और बहुत ही ख़ास स्ट्रेटजी यहाँ पर किरण जी ने आपको बताई, कहाँ कहाँ किन किन लेवल्स पर आपको शॉर्ट करना है, किन लेवल्स पर जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट है, और कहाँ पर एक अच्छी रैली नज़र आ सकती है। चलिए अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रवेश दत्ता है सिलीगुड़ी से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है हम तक। जील के इनके पास 195 शेयर हैं, और आज ही सेट में जो है वो झटका लगा है। आपको बता दें, जी एंटरटेनमेंट के इनके पास शेयर हैं, और इन्होंने जो है वो 195 शेयर लिए हुए हैं। 5,000 के भाव पे क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। जी बताएं। जाहिर सी बात है कि फिलहाल आज नज़र भी रही है स्टॉक पे, और जिस तरह से सेट में आज झटका लगा है उसे लेकर भी बातें हो रही हैं, तो उन सब के बीच में इस पर एक व्यू लेते हैं। रोहन जी, क्या होगी आपकी राय? ये देखो, जी की बात करें तो अगर उसका निवेश इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म पॉइंट पे है तो आई वुड रिकमेंड के ये कंपनी में कुछ दिख नहीं रहा है। एक तो मीडिया में बहुत कंफ्यूजन जोन है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है अभी के डेट पे, और जी की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेके बहुत सारे इश्यूज है, और जहाँ पे इशू होते हैं वहां पे पैसा नहीं डालना वो सबसे स्मार्टनेस होती है। तो अगर आपको, आई डोंट नो क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, पर जितना भी हो रहा है आई थिंक सो ये काउंटर में से निकल के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज है वहां पे निवेश कर सकते हैं। पर जी एंटरटेनमेंट इज टोटली ए सेल फ्रॉम माय साइड। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। ऋषभ हैं गाजियाबाद से। पेज इंडस्ट्रीज के इनके पास 10 शेयर हैं, और
इन्होंने जो है पेज इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं वो 37,567 के भाव पे लिए हुए हैं। होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। किरण जी, आपका नजरिया? सो पेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, रिसेंटली एक रैली हमने देखी थी कहीं ना कहीं 34-35,000 के आसपास से स्टार्ट हुई थी, ऊपर में स्टॉक 53,000 तक गया। वहां से जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और हाल ही में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन के अंदर है, मेरे हिसाब से एक बार उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो क्योंकि ये जिस तरह का चार्ट मूवमेंट है या तो जो जिस तरह की पैटर्न है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये स्टॉक नीचे में 34-33,000 तक जा सकता है। तो एक बार के लिए आप एग्जिट कर लीजिए और नीचे में जब ये वापस 33-34,000 के आसपास आएगा तब आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। और चलिए, यहाँ पर नज़र रखनी है, खास नज़रिया बनता हुआ। और सैट इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ और इसकी आईपीओ लाने की तैयारी, और इस पर बातचीत के लिए कंपनी के हेड ऑफ स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स तैखूम बंदूकवाला ने कहा कि अगले 5 साल में शानदार ग्रोथ की उम्मीद है। ज़रा आपको उनकी ये बातचीत सुनवाते हैं। सैट इंडस्ट्रीज अभी एक 38 इयर्स यंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। कंपनी का प्रेजेंस 100 कंट्रीज में ज्यादा है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, और ओवरसीज ऑफिसेज है यूएई और लंदन में। कंपनी अभी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपनी सब्सिडीज के थ्रू भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाते हैं और सा पॉलीमर्स में हम बल्क पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी का एक डिवीजन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। कंपनी ने 125 प्लस स्टार्टअप्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है। हम सीड और अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन होता है, जिस वजह से हमारा सक्सेस रेट भी इंडस्ट्री में काफी अच्छा है। इस बिजनेस से जनरेट होने वाला रिटर्न जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से भी ज्यादा होता है। अब ग्रोथ आउटलुक की अगर मैं बात करूं सर, तो पिछले कितने सालों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 102 करोड़ के रेवेन्यू से 482 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 45 करोड़ तक पहुंचाया। हम आने वाले 5 सालों में भी इससे बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है क्योंकि ये 2 पार्ट्स में ड्राइव होता है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट होता है और दूसरी साइड हम हाई वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कंसिस्टेंट कैश फ्लो बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देने के साथ साथ नई बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है और साइमल्टेनियसली हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। तो ये थी खास बातचीत एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ की आईपीओ लाने की तैयारी है और सैट इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी कंपनी है एरोफ्लेक्स। चलिए, अब एक बार फिर सवालों की ओर लौटते हैं। हमारे साथ जो सवाल है वो है अतुल बंसल का, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। इनके पास 1068 शेयर हैं, 47 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। होल्ड करें या फिर सेल करें? किरण जी, क्या होगी इनको सलाह? तो जिस लेवल से उन्होंने लिया है ये काफी एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल था। एज ऑफ नाउ स्टॉक 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरबॉट जोन के अंदर से न्यूट्रल जोन के अंदर जा रहा है, तो देयर आर चांसेस कि ये प्राइस करेक्शन तो इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन टाइम करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर उनका नजरिया 3 से 6 महीने का है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं और एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो है वो 70 का आप मेंटेन कीजिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस, कोई भी डिप आता है नीचे में, अगर उनको एक्यूमुलेट करना हो, नए फ्रेश खरीदारी करनी हो, तो 75-73 के बीच में कीजिए। 70 रुपीज का आप स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक 85-90 तक जा सकता है, लेकिन इनको डेफिनेटली 3 से 6 महीने का टाइम होराइजन रखना चाहिए। तो आपको 3 से 6 महीने का टाइम होराइजन रखना होगा इसमें बेहतर संकेत पाने के लिए। महेश हैं हमारे अगले दर्शक, अहमदाबाद से हैं, और इनका सवाल है मजगांव डॉक के। इन्होंने 650 शेयर लिए हैं और इन्होंने 1250 के भाव पे ये स्टॉक लिया है। फिलहाल फायदे में है, अगले 3 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं, क्या करना चाहिए? रोहन, आपसे हम जानना चाहेंगे। मजदाव अच्छा काम कर रहा है, अच्छे वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है और पूरा शिप बिल्डिंग में एक यू टर्न आ रहा है जो हमने बहुत सालों से नहीं देखा है। तकरीबन एक 10 इयर्स का स्केल है और लीडिंग शिप बिल्डिंग भी काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक सो कंसिस्टेंटली होल्ड करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे
बहुत एग्रेसिव बहुत बढ़ जाता है, जो हमने देखा है मज़गाँव मज़गाँव की थोड़ी एक पैटर्न ये है कि यहाँ पे एग्रेसिव बढ़े, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक सो द मार्केट कैप ऑफ आज 29,000 करोड़ है, तो यहाँ से अगर 20 से 30% और बढ़ता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लेना चाहिए, तो एक अच्छा वैल्यूएशन पे स्टॉक आ जाएगा। रेदर एज़ ऑफ नाउ होल्ड करना चाहिए विथ 30% राइज़ इन द वैल्यू। ठीक है, तो होल्ड करने की आपको सलाह। और यहाँ अब थोड़ा सा हम सवालों के सिलसिले को रोकेंगे। कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताएं कहाँ रखनी है नजर। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूके से आने वाले अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जो हमें हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। आइए देखते हैं अब कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या हो रहा है। तो AGMs के लिहाज से हमारी नज़र होगी पंजाब एंड सिंध बैंक और रेमंड पर। ये दोनों कंपनीज की AGM कल होगी और इसी के चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से क्या कॉमेंट्री आएगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो हमें ज़रूर ट्रैक करना होगा। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक के कल नतीजे आने वाले हैं और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। तत्पर चिंतन की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। एक्स डिविडेंड डेट है कल। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज, JSW स्टील और परसिस्टेंस सिस्टम्स की कल एक्स डिविडेंड डेट है और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। एवलॉन टेक भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स थे जो लॉक इन पीरियड में थे, अब ये लॉक इन पीरियड खुल रहा है और एंकर इन्वेस्टर्स ये शेयर्स में अब ट्रेड कर पाएंगे, तो इसी के चलते एवलॉन टेक भी हमारे रेडार पर। और आखिर में कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। GST की काउंसिल की बैठक होने वाली है कल। GST, ऑनलाइन गेमिंग पर और टैक्स एवेजन पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर GST काउंसिल चर्चा करेगी। तो ओवरऑल इन सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स को आपके नज़रिए पर रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया करेंगे वामाक्षी आपका कल के ट्रिगर्स के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुलदीप सिंह हैं गुजरात से और इनका सवाल है केफिन टेक के इनके पास 91 शेयर 91 शेयर्स हैं। 364 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। केफिन टेक, कुलदीप सिंह गुजरात का सवाल। फिलहाल थोड़े से नुकसान में है, होल्ड करें या फिर सेल करें। किरण जी, क्या होगी इनको सलाह? सो कैफीन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो IPO के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि फर्स्ट टाइम अप्रैल के अंदर ये स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम बनना चालू हुआ और वहां से स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20, 50, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक अच्छा खासा मूव भी आया ऊपर 400 तक के लेवल्स को अचीव करके ये स्टॉक वापस अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर है, लेकिन जिस तरह से 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट हम देख रहे हैं, हमारे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 330 का मेंटेन कीजिए। जब तक 330 का लेवल होल्ड है तब तक आप केफीन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अगर 330 का लेवल नहीं टूटता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप वापस 400 प्लस के टारगेट इसमें देख सकते हो, लेकिन आपको टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। 3 महीने इसका होल्डिंग पीरियड रहेगा 330 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको खास लेवल्स बताते हुए किरण जी, अशोक जी हैं पटियाला से और इनका सवाल है JBM ऑटो के 530 शेयर इनके पास हैं। 940 के भाव पे इन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। रोहन बताएं। JBM ऑटो जस्ट गिव मी अ सेकंड। JBM ऑटो आई थिंक सो बहुत एक्सपेंसिव लेवल पे कंपनी चल रही है। यहाँ पे एक क्वार्टर भी खराब आ सकता है तो बहुत सारी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर अच्छे प्राइस पे आपको है बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है तो बहुत क्लियर है कि शायद प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करना बहुत क्लियर पॉइंट है। 130 140 टाइम्स पे मिल रही है कंपनी, which I think is a very expensive in auto industry. So profit booking is the or exit is the बिल्कुल philosophy. बिल्कुल। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो अब सवालों के सिलसिले को हमें रोकना हो गया और वक्त हो गया है कमाई के VIP सेगमेंट का। किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताएं आज आपकी नजर कहाँ है, आपके VIP शेयर कौन से हैं? तो दो स्टॉक्स है हमारी तरफ से, दोनों बाई तरफ है। तो पहला मेटल स्टॉक की अगर हम बात करें तो JSW स्टील, जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक ब्रेकआउट जो प्ले आउट हो रहा था 740 के आसपास से, वहां से स्टॉक में रिसेंटली एक 800 रुपए का टॉप बना था। वहां से पिछले 5 दिन से हम देख रहे थे कि स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में था। आज उस कंसोलिडेशन जोन में से ब्रेकआउट आया है। तो जिस तरह से स्टॉक 805 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, हमारे हिसाब से JSW स्टील में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए।
805 810 की जोन में आप बाई कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 825 का हमारा टारगेट रहेगा और ऊपर नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 795 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 825 के टारगेट के लिए बाई करेंगे हम 795 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो स्टॉक है वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक में भी हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 1330 1350 के आसपास आया था। उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर 1400 तक गए। वहां से लास्ट 2 दिन से हम देख रहे थे कि प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम के अंदर ट्रेड कर रहे थे। आज सक्सेसफुली उसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल का रीटेस्टिंग हुआ है। 1365 के आसपास का क्लोजिंग है। इसको भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 1385 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं और नीचे में कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस है वो 1345 का हम मेंटेन करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एंड इंडसइंड बैंक के ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील और इंडसइंड बैंक पर नजर रखनी है किरण जी की सलाह। और चलिए अब बढ़ते हैं रोहन के पास। रोहन, आप बताएं आपके वीआईपी पिक कौन से हैं? सो मेरे 2 इन्वेस्टमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, दोनों हमारे फंड में, पीएमएस फंड में इन्वेस्टेड है। हमारा निजी इन्वेस्टमेंट भी पीएमएस में है। दूसरा द स्टॉक फर्स्ट है बीएलएस इंटरनेशनल, निफ्टी 500 का स्टॉक है, लीडरशिप ऑफ वीजा सर्विसेज में है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन एक बिजनेस है, लीन पूरा बिजनेस है, एकदम लो कैपेक्स बिजनेस है और जो टॉप 3 वर्ल्ड की वीजा सर्विसेज इसमें सेकंड नंबर का है और इंडिया में लिस्टेड है। ये कंपनी में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, बहुत सारे वीएफएस के जो कंट्रीज है वो फ्री होके पीएलएस को मिल रहे हैं, ई सेवा केंद्र से लेके बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे ये 7,000 करोड़ की मार्केट कैप पे बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 3,500, सो दैट इज nearly about 30 to 40% rise into the company, 270 rupees का प्राइस एक साल के व्यू पे we are expecting PLS International to come. जी And second is रोहन सर, that again माफी चाहूंगा थोड़ा सा आप क्विक अपनी राय दे दें, समय कम है, समय की ठीक है, पाबंदी। श्योर, ठीक है। सेकंड है रेमंड है जो 2500 रुपीज का टारगेट है, प्योर डाइवर्सिफाइड प्ले है विद फैशन प्ले और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है और टर्न अराउंड आ रही है। तो रेमंड 2500 फॉर 1 ईयर टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोहन और किरण जी आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।